दोस्तों, इस प्लेनेट को ध्यान से देखो। आपको यह प्लेनेट अर्थ के जैसा दिख रहा होगा, और यह था भी क्योंकि इस प्लेनेट के पास हर वह चीज थी जो आज अर्थ के पास है। लेकिन फिर इस प्लेनेट के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि इससे इसकी हर चीज छीन गई, और आज यह प्लेनेट कुछ ऐसा दिखता है। जी हां दोस्तों, हम वीनस की ही बात कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ और वीनस पैदा हुए तो यह दोनों बिल्कुल एक ही जैसे थे। दोनों प्लेनेट साइज में भी एक जितने ही थे, और वीनस के पास भी हर वह चीज थी जो आज अर्थ के पास है। वहां पानी था, एक प्यारा सा एनवायरनमेंट था, और शायद लाइफ भी थी। बस ऐसे समझ लो कि वीनस एक जन्नत की तरह था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वीनस से उसकी हर चीज छिन गई, और जो प्लेनेट कभी एक जन्नत था वह आज एक जहन्नुम बनकर रह गया। तो चलो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं, और शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ संगीत वीनस। दोस्तों, यह कहानी है आज से 3 बिलियन साल पहले की। ऐसा माना जाता है कि आज से 3 बिलियन साल पहले वीनस कुछ ऐसा दिखता था। वीनस पर भी अर्थ की तरह पानी के बड़े बड़े समंदर थे, और एक प्यारा सा एनवायरनमेंट भी था जहां अगर लाइफ होती भी तो वह बहुत ही आराम से रहती, क्योंकि वीनस के पास हर वो चीज थी जो कि लाइफ को पूरी तरह सपोर्ट करती है। खैर, वीनस कभी लाइफ के लिए एक परफेक्ट जगह जरूर थी, लेकिन आज हम जिस वीनस को जानते हैं उसने बहुत ही भयानक रूप ले रखा है। वहां की गर्मी किसी खोलते हुए लावा के जैसी है, और अब वहां बारिश में पानी नहीं बल्कि तज बरसता है, जहां इंसान तो दूर की बात बल्कि मशीनस भी पिघल जाएंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वीनस के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि वीनस के सारे समंदर सूख गए, और अब वहां कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो आखिर वीनस के साथ क्या हुआ? अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो उसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फैक्ट्स फ्यूजन। दोस्तों, सदियों से इंसानों को यही लगता आया था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा है और वीनस पर भी लाइफ है। अब लोग ऐसा क्यों सोचते थे? इसकी कोई तो रीजन होगी ना। तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, यह बात है 1761 की। 1761 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिखाइल लोमोनोसोव। वो टेलीस्कोप से वीनस को देख रहे थे। जब वीनस सन के आगे से गुजरा तो उन्होंने देखा कि वीनस के ऊपर एक बाल की जितनी पतली सी लेयर है, और वो लेयर और कुछ नहीं बल्कि एक एटमॉस्फेयर था। जी हां दोस्तों, मिखाइल लोमोनोसोव ने पहली बार वीनस के एटमॉस्फेयर को देखा, और तब से ही लोगों को यही लगने लगा कि वीनस पर भी लाइफ होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, जैसे आज हम लोग मार्स पर घर बनाने का सोचते हैं, तो उस टाइम लोग यह सब वीनस के बारे में सोचते थे। उनको यह उम्मीद थी कि एक दिन वो वीनस पर घर बसाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बात है 20वीं सदी, क्योंकि 20वीं सदी तक लोगों को यही लगता था कि अगर वो वीनस पर जाएंगे तो उन्हें वहां या तो एलियंस मिलेंगे, या फिर शायद उन्हें वहां डायनासोर्स घूमते दिखाई देंगे। क्योंकि तब तक लोगों के माइंड में यही था कि वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा है। वहां अर्थ की तरह समंदर है, पेड़ पौधे हैं, और हो सकता है कि उन्हें वहां किसी भी स्पेस सूट की जरूरत ना पड़े। और इन सब पर उस टाइम बहुत सारी मूवीज भी बनती थी जिनमें यही सब दिखाया जाता था कि वीनस पर डायनासोर्स हैं और वहां समंदर भी है। खैर दोस्तों, लोगों को वीनस से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनकी ये उम्मीदें तब टूटी जब वीनस पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। दोस्तों, ये बात है 1962 की। 1962 में पहली बार साइंटिस्ट एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम था मनर, जिसे वो वीनस पर भेजने का सोचते हैं। तो मनर पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे वीनस पर जाना था। खैर, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मनर को लॉन्च करने का टाइम आया तो लॉन्चिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और मनर लॉन्च होते ही फट गया। अब ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही अपसेट मोमेंट था, क्योंकि मनर पर उस टाइम टोटल खर्चा $18.5 मिलियन आया था, जो कि आज के जमाने में एक $150 मिलियन के बराबर बनते हैं। तो बस यूं समझ लो कि एक $150 मिलियन फट चुके थे। खैर, साइंटिस्ट काफी परेशान हुए, क्योंकि वो अपनी पहली अटेम्प्ट में ही फेल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, मनर 1 के बाद मनर 2 को लॉन्च किया गया, जो कि एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन में मनर 2 को वीनस के पास से फ्लाई बाय करके जाना था।
तो जैसे ही मनर 2 वीनस के पास से गुजरा तो उसने बताया कि वीनस के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और अगर है भी तो वह ना होने के बराबर है, क्योंकि वह इतनी पतली है कि वो वीनस को सोलर विंड से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का 0.0015% है, जो कि बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और यही वजह है कि वीनस पर हर टाइम रेडिएशंस की बमबारी होती रहती है। अब यह सब देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि वीनस पर अब हम खुल्लम खुल्ला नहीं घूम सकते, बल्कि हमें वहां एक स्पेस सूट की जरूरत पड़ने वाली है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं दोस्तों। मरीनर 2 ने वीनस के पास से तो फ्लाई बाय कर लिया था, लेकिन वो वीनस के अंदर झांक कर नहीं देख पाए, क्योंकि वीनस के ऊपर बहुत ही घने बादल हैं और वहां एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। एक एस्टीमेट के मुताबिक वीनस का वह एटमॉस्फेयर अर्थ से लगभग 100 गुना ज्यादा है, और इतना मोटा एटमॉस्फेयर किसी भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के पास नहीं है। और अगर आपको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट का नहीं पता, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लेनेट यानी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड सरफेस है। और बाकी बचे आखिरी 4 प्लेनेट यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो उन सबको हम गैस प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है और उन पर लैंड नहीं किया जा सकता, जो कि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी काफी बार बता चुका हूं। तो वीनस के पास सभी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट से ज्यादा मोटा एटमॉस्फेयर है, और यही वजह है कि वीनस के अंदर देख पाना नामुमकिन है। इनफैक्ट वीनस पर इतने घने बादल हैं कि उनके अंदर नहीं देखा जा सकता। इवन कि मैंने चैट जीपीटी पर यह भी पढ़ा है कि अभी तक हम कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाए जो कि वीनस के उस एटमॉस्फेयर के अंदर झांक कर देख सके। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि वीनस का एटमॉस्फेयर कितना घना होगा। और इस हिसाब से अगर हमें वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर देखना है, तो हमें उसके एटमॉस्फेयर के अंदर लैंड होना पड़ेगा, और ऐसा हम बहुत बार कर भी चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जब अमेरिका चांद पर मिशंस भेजने में लगा था, तब सोवियत यूनियन वीनस को एक्सप्लोर करने में लग गया। सोवियत यूनियन ने वीनस पर लगातार एक के बाद एक वेनेरा मिशंस भेजे, जिनमें बहुत से प्रोब्स को वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर भी भेजा गया। खैर, वेनेरा मिशंस की भी एक लंबी लिस्ट है, जिन पर हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि वीनस पर लैंड होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वीनस पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और इतनी कि वो मशीनस को भी जला देती है। यानी जैसे ही वो प्रोब्स वीनस के अंदर जाते थे, तो वो या तो वीनस के हाई प्रेशर की वजह से फट जाते थे, या फिर वो वीनस के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से जलकर राख हो जाते थे। और ऐसा क्यों होता था, चलो मैं समझा देता हूं दोस्तों। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। वैसे तो सूरज के सबसे क्लोज मर्क्यूरी है, लेकिन वीनस मर्क्यूरी से भी ज्यादा गर्म है। जहां मर्क्यूरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं वीनस पर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। मर्क्यूरी तो रात के टाइम ठंडा हो जाता है, लेकिन दोस्तों वीनस कभी भी ठंडा नहीं होता। ये हमेशा गर्म रहता है, और यहां इतनी गर्मी है कि वो लेड जैसे मेटल को भी आराम से पिघला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीनस ज्यादा से ज्यादा कितना गर्म हो सकता है। तो दोस्तों, इसी चीज को नासा के एक इंजीनियर ने एक एग्जाम्पल से समझाया। उसने एक भट्टी गर्म की, जिसका टेम्परेचर उसने वीनस के टेम्परेचर के जितना ही रखा। बाद उसने एक कैमरा लिया और उस भट्टी के अंदर डाल दिया, यह दिखाने के लिए कि जब भी हम वीनस पर कोई इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या हाल होता है। तो जैसे ही उसने उस कैमरा को भट्टी से बाहर निकाला, तो वह कैमरा बिल्कुल पिघल चुका था, जिसकी हालत आप देख सकते हो। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि वीनस कितना गर्म है। अब वीनस आखिर इतना गर्म क्यों है, चलो मैं समझा देता हूं दोस्तों। वैसे तो वीनस को गर्म करने में बहुत सारी चीजों का हाथ है, लेकिन जो 2 मेन चीजें वीनस को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं, वो है वीनस का एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये तो आपको पता चल ही चुका है कि वीनस के पास सबसे थिक एटमॉस्फेयर है। तो जब सूरज की हीट वीनस के उस एटमॉस्फेयर पर पड़ती है, तो वीनस का वो थिक एटमॉस्फेयर उस हीट को अब्सॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो कि वीनस को गर्म रखता है। और इसी तरह अगर दूसरी रीजन की बात करें, तो दूसरी रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हां दोस्तों,
कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.04 है और इसको भी हम बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन वहीं अगर हम वीनस को देखें तो वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज पूरे 96.5 है। यानी यूं समझ लो कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और यही वजह है कि वीनस अंदर ही अंदर उबल रहा है। और तो और वीनस पर जो बादल हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, जिसकी वजह से वीनस पर पानी की नहीं बल्कि तेजाब की बारिश होती है। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि वह बारिश कभी वीनस की जमीन तक पहुंचती ही नहीं। गैप 2s। देखो, हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह बहुत गर्म है और उसका घना वातावरण उसे एक्सप्लोर करने के लिए मुश्किल बनाता है। लेकिन उसकी सतह के बारे में अभी भी बहुत कुछ रहस्यमय है। शुक्र ग्रह की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है उसका जमीन, जिसका नक्शा वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में डिटेल में बनाना शुरू किया है। मैजेलन जैसे स्पेसक्राफ्ट से रेडर इमेजिंग का यूज करके हमने पता लगाया है कि शुक्र ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी मैदान, ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। लेकिन जो और भी फैसिनेटिंग है वो है टेसरे। ये कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड एरियाज हैं जो इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का इतिहास बताती है। ये टेसरे पृथ्वी पर दिखने वाली किसी भी चीज से अलग हैं और ऐसे प्रोसेसेस की ओर इशारा करती हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एक और रहस्य ग्रह की ज्वालामुखी गतिविधि में छुपा है। हालांकि शुक्र पर 1600 से ज्यादा झांक ज्वालामुखी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 80,000 और भी हो सकते हैं जो अभी तक अनडिटेक्टेड हैं। इनमें से कुछ ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हो सकते हैं, जो ग्रह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा शुक्र की सतह जियोलॉजिकली स्पीकिंग अपेक्षाकृत नई है। अनुमान है कि इसका ज्यादातर हिस्सा 500 मिलियन वर्ष से भी कम पुराना है, जो बताता है कि इस ग्रह पर एक बड़ा रिसर्फेसिंग इवेंट हुआ था। इस इवेंट का कारण क्या था? क्या यह एक ग्लोबल वोल्केनिक इरप्शन था या कुछ और भी भयानक? और फिर शुक्र के पैनकेक डोम्स की पहेली है। बड़े, सपाट, गोलाकार फीचर्स जो यूनिक वोल्केनिक प्रोसेसेस का रिजल्ट हो सकते हैं। ये डोम्स ग्रह के लावा चैनल्स के विशाल नेटवर्क के साथ हमें शुक्र के अग्निमय अतीत की एक झलक देते हैं। जैसे जैसे हम शुक्र का अध्ययन करते रहेंगे, हर नई खोज हमें इस रहस्यमय दुनिया को समझने के करीब लाती है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी कितना कुछ अनकवर करना बाकी है। इसलिए भले ही शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, यह हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय और कैप्टिवेटिंग स्थानों में से एक बना हुआ है। गैप 2s। अब आइए शुक्र ग्रह की फैसिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानें, जो इसे हमारे सौर मंडल के ग्रहों में इतना यूनिक बनाती है। गैप 2s। अब आप जरूर यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि वीनस पर गर्मी 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, तो यही वजह है कि वीनस पर वह बारिश वीनस की जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है और हवा में इवेपरेट हो जाती है, जो कि काफी अजीब बात है। खैर, यह तो हो गई बात वीनस के टेम्परेचर की। तो अब बात कर लेते हैं वीनस के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की, जैसे वीनस का साइज, इसकी रोटेशन और इसकी ग्रेविटी वगैरह वगैरह। तो अब अगर वीनस के साइज की बात करें तो यह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि वीनस का साइज भी अर्थ के जितना ही है। जहां अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है, वहीं वीनस का 12,104 है, जो कि बस अर्थ से थोड़ा